और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा वहाँ पे हमने कुछ वीडियोस में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। और इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रेडी कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ शायद सिर्फ आप यही करें। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना भी मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, चाहे वो 2019 का पेपर हो या 2016 का पेपर, दोनों को मिलाकर आपके तकरीबन 70-80% क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। बट फिर भी आप अपनी तरफ से भी तैयारी जरूर कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको साथ में बताता चल रहा हूँ, जो मुझे अभी समझ में आएगा, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन अभी हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद फिर मैं माफ़ करिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम फिर शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को भी आराम से थोड़ा डिस्कस कर पाएंगे। चलते हैं। एक चीज़ जो है वीडियो के स्टार्ट में भी आपको मैं बता दूं, कुछ थ्योरीज हैं जो आप ज़रूर तैयार कर लें। जैसे कि आपको स्किनर की थ्योरी रेडी कर लेनी चाहिए, और यानी कि पावलोव की थ्योरी रेडी करनी चाहिए। आपको गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत तैयार कर लेना है। और थॉर्नडिक का जो है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्राइमरी लॉ जो है, कम से कम ये आप ज़रूर तैयार कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रेडी कर लें। यहाँ से आपका एक शॉर्ट और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप इन चारों टॉपिक में से कोई भी एक कर लेते हैं तो भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ ज़रूर, लेकिन हाँ 100% अश्योरेंस नहीं है। बाद में ऐसा भी मत बोलें आप, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि सर आपने बोला और क्वेश्चन नहीं आए। तो दोस्तों सिर्फ मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ अब, क्योंकि पेपर तो मैं सेट नहीं करता, अपने अनुभव के आधार पे आप लोगों को बताता हूँ। प्लीज़ इसको एकदम से अब ऐसा ना करें कि बाद में आप मुझे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं कि सर ये आपने बोला और आया नहीं। इट्स नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो मैं सेट नहीं करता, बट ये हाँ श्योर जरूर करता हूँ और मैं आपके लिए बेहतर ही सोच कर जो भी चीज़ें बताता हूँ, ताकि आपको थोड़ी मेहनत कम ही करनी पड़े। चलिए जो भी चीज़ें हैं हम आगे देख लेते हैं, बट अभी क्वेश्चन को ऐड हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा ही था, पिछले वीडियो में देखा था कि टीचिंग क्या है, यानी कि शिक्षण क्या है। तो हमने वहाँ पे देखा था कि शिक्षण क्या होता है। शिक्षण यानी कि टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहाँ पर कि एक अनुभवी व्यक्ति जो होता है, एक लर्नड व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा आदमी जो होता है, यानी कि जैसे एक शिक्षक, हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। आज के इस वीडियो में अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक लर्निंग प्रक्रिया क्या है। तो देखिए आप चाहे तो डेफिनेशन डाल सकते हैं, या फिर चाहे तो आप एक सीधा सीधा से 3-4 लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 40 शब्दों की सीमा है, तो शब्द की सीमा का भी हमें ध्यान रखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि लर्निंग क्या है, यानी अधिगम को परिभाषित करें। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सिर्फ जो है जो डेफिनेशंस होती हैं आपकी, जो परिभाषित किए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षण शास्त्रियों ने, वही यहाँ पे लिखा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं और आप भी कोशिश करें यही लिखें। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई भी ना बोले, मेरे हिसाब से आपको ये जरूर लिखना चाहिए। तो ये किसने कहा है? ये कहा है गेट्स व अन्य ने, यानी कि आप गेट्स का नाम तो याद रखें। तो गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही सीखना या अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसी लिखें। फिर क्रो एंड क्रो, पहले याद रखिए गेट के ऊपर बैठा क्रो ने कहा कि सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। तो गेट ने बोला कि भाई जो व्यवहार में परिवर्तन होता है अनुभव के द्वारा। अब व्यवहार में परिवर्तन कब होगा? जब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। तो जब नया टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे हमें कुछ नया अनुभव मिलता है, और अनुभव जब मिलता है उससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन तो आएगा ही जब हम कोई नई चीज़ सीखेंगे। तो ये था गेट्स का। और गेट के ऊपर बैठा कौवा, यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार कि सीखने के अंतर्गत हमारी आदतें, हमारे ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना मतलब नई नई चीज़ें सीखना शामिल है। और पाल के साथ 3 चीज़ें में से कोई भी आप तीनों भी लिख सकते हैं, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसे वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। ये बोल रहा है कि जो हम लोग जब अधिगम करते हैं, अब उसमें क्या होता है, अधिगम जरूरी नहीं कि सिर्फ शिक्षिक जो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी कि शैक्षणिक ज्ञान है, उसी के बारे में बात हो रही है। अधिगम का मतलब ये भी होता है कि जो हम आपने आसपास के हिसाब से जो चीज़ें देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके हिसाब से जो चीज़ें हम समझते हैं,
अंडरस्टैंड करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को हम लोग समायोजित करते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ये भी अधिगम है। उदाहरण के मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ की बहुत गर्मी है, तो गर्मी के अनुसार हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। मान के चलिए आप एक ठंडे स्थान पे रहने वाले आदमी हैं जहाँ की मौसम ठीक ठाक रहता है, और आप एक गर्म स्थान पे चले जाएंगे, तो क्योंकि आप नए स्थान पे चलेंगे, अब आपको नया स्किल सीखना पड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा उस गर्म स्थान पे रहने के लिए, आदत डालने के लिए। तो ये जो आपकी आदत में परिवर्तन होगा, आपका रहने का जो तरीका बदलेगा या आपका व्यवहार जो बदल जाएगा उसके हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, ये भी एक अधिगम का ही प्रकार है। तो याद रखिए, परिवर्तन जो होता है, जो हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके क्या कह सकते हैं, इसे अधिगम कह सकते हो। तो ये तीनों परिभाषाएं आपको प्लीज़ ध्यान रखें, इनको लिखना है, और ये तीन लाइन बहुत अच्छी है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एंट्री एंड टर्मिनल बिहेवियर। कई बार पूछा गया है। देखिए, आप इसको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। अभी आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि परिवर्तन क्या होता है, अधिगम के द्वारा परिवर्तन होता है। तो अब याद रखना आपको कि, यानी कि आप ये समझ गए कि जब भी टीचिंग की प्रक्रिया होगी तो सीखने को कुछ मिलेगा, और जब आप कुछ नया सीखते हैं तो जरूर आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये व्यवहार में परिवर्तन क्या है, ये क्वेश्चन भी है आपका कि व्यवहार परिवर्तन क्या। आप समझिएगा कि जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर अभी अभी तक आपको एंट्री और टर्मिनल यानी कि प्रविष्टि और अंतिम व्यवहार नहीं पता है, तो अभी हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आपको एंट्री और टर्मिनल बिहेवियर यानी कि प्रविष्टि व्यवहार के बारे में कुछ नहीं पता, अंतिम व्यवहार के बारे में भी कुछ नहीं पता। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब भी जैसे अभी पढ़ना हम लोग स्टार्ट करें, इससे पहले आपने सिर्फ टर्मिनल व्यवहार, अंतिम व्यवहार, प्रविष्टि व्यवहार के बारे में सुना होगा, हो सकता है या जानते भी होंगे। सो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, अधिगम प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले, किसी विषय का हम लोग जानकारी लेने से पहले, जो भी नॉलेज के साथ छात्र आता है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मैं बता देता हूँ, पहले पढ़ लेते फिर समझाते हैं। कंप्राइजेस द एक्टिविटी और द रिस्पॉन्सेस ऑफ द लर्नर प्रायर टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। So the prior knowledge of the learner, their interest, attitude, abilities, etc. make up the entry behavior। चलिए मैं आपको हिंदी वाले सेक्शन में ले चलता हूँ, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे। तो प्रवेश व्यवहार क्या है, देखिए, प्रवेश व्यवहार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से पहले शिक्षार्थियों की गतिविधियाँ, प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें बच्चा करता है ना, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या नया क्लास स्टार्ट करने से पहले, बच्चे की जो भी हाव भाव होते हैं, उस समय तक, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तक, आपका जो भी ज्ञान है, जो भी आपका व्यवहार है, मतलब वो सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, प्रवेश व्यवहार कहलाती हैं। अब इसके अंदर प्रवेश व्यवहार में क्या होता है, कौन कौन सी बातें शामिल है। शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान, मतलब कि अगर हम लोग अभी प्रवेश व्यवहार और अंतिम व्यवहार के बारे में बात करें, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ ली हैं, जो भी आपका नॉलेज है, वो भी प्रवेश व्यवहार के अंदर आता है। उसके अंतर्गत उसकी रुचियाँ, उसकी क्या इंटरेस्ट हैं, मतलब इंटरेस्ट भी उसके अंदर, अब उसकी अभिवृत्तियाँ, योग्यताएं आदि छात्रों के प्रवेश व्यवहार को बनाते हैं। तो मतलब कि टॉपिक पढ़ने से पहले क्या आपका नॉलेज है, क्या आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानते हैं, किन चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं भी है, मतलब जो भी चीज़ों के साथ आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ना, किसी चीज़ को, अधिगम की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले जो भी आपकी एक स्थिति होती है, चाहे वो आपका व्यवहार में परिवर्तन हो, चाहे आपके मन में जो जिज्ञासा होती है, या आपका जो ज्ञान होता है, या जो आप के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, योग्यताएं, ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं आपके प्रवेश व्यवहार में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रवेश व्यवहार क्या है, तो आप सीधे सीधे बोलें कि किसी विषय को आरंभ करने से पहले या अधिगम की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले एक छात्र जो भी ज्ञान, अनुभव, अपनी पसंद नापसंद, जानकारी के साथ आता है, ये सारी चीज़ें, उसकी योग्यताएं, उसकी अभिरुचियाँ, उसके मन में जो जिज्ञासा, ये सारे व्यवहार, ये सारी योग्यताएं, ये सारी जो चरित्र होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके प्रवेश व्यवहार का निर्माण करती हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसी के साथ में अंतिम व्यवहार भी देख लेते हैं। देखिए, अब इसमें अंतिम व्यवहार की बात कहाँ से आई। अंतिम व्यवहार ऐसे आया कि अगर आप शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल है, तो अभी हमने समझा कि प्रवेश व्यवहार यानी कि पढ़ाई करने से पहले तक जो भी बच्चे के अंदर जानकारी थी, स्टूडेंट की जानकारी थी, ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्ति की जो भी जानकारी थी, वो तो प्रवेश व्यवहार हो गया, उसका जो व्यवहार था, जिसका जो अनुभव रहा। अब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षण का उद्देश्य ये होता है कि व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो शिक्षक चीज़ें सिखाता है, अलग अलग साधनों से आपको सिखाता है, और इस शिक्षण का उद्देश्य ये होता है
कि जब मैं ये ट्रेनिंग दे दूंगा, जब मैं इन चीज़ों को बच्चे को पढ़ा दूंगा, जिस भी प्रवेश व्यवहार के साथ बच्चा आया है, जिस भी अनुभव के साथ बच्चा इस टॉपिक को पढ़ रहा है, उसमें आवश्यक बदलाव होगा। उदाहरण के लिए अगर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रवेश और अंतिम व्यवहार, तो इसके बारे में अभी तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, आपको जो भी नॉलेज रहा होगा, अब मैं जब आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं एक टीचर के रूप में जब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जब मैं ये टॉपिक समाप्त कर दूंगा, तो आप जो है प्रवेश व्यवहार और अंतिम व्यवहार के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से किसी को भी समझा पाएंगे, और अपने जीवन में इसका जो है प्रैक्टिकल रूप में भी, मतलब कि व्यवहारात्मक रूप में, यानी कि व्यवहारिक रूप में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अंतिम व्यवहार क्या होता है? ये अंतिम व्यवहार टीचर के हिसाब से आप सोचिएगा कि शिक्षक मानता है कि जब मैं ये चीज़ें पढ़ा दूंगा, तो इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, इस विषय को समाप्त करने के बाद बच्चा क्या कर पाने में योग्य होगा। अब यहाँ पे देखिए और समझ जाएंगे। अंतिम व्यवहार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पूरे होने के बाद शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित गतिविधियां, प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि जब टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद अब आप कैसे व्यवहार करते हैं, आपको कैसा करना चाहिए। असल में यहाँ पे वो समझिएगा, करते हैं से मतलब नहीं है, मतलब आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये निश्चित होता है टीचर के दिमाग में कि अब इसके बाद जो बच्चा जो है प्रवेश और अंतिम व्यवहार बता पाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो मतलब क्या आप कर पाएंगे और कैसे आप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी अंतिम व्यवहार में शामिल होती है। देखिए, इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद व्यवहार में आए परिवर्तन को हम अंतिम व्यवहार करते हैं। तो आप जैसा भी नॉलेज के साथ जो है टॉपिक को समाप्त करने के बाद जो भी चीज़ें आप करते हैं ना, वो आपका अंतिम व्यवहार होता है। शिक्षक के हिसाब से उसने तो कुछ आदर्श अंतिम व्यवहार निश्चित किए होते हैं, मगर आप जो भी चीज़ें करेंगे प्रविष्ट, अब इसके बाद अगर आप परीक्षा में लिख देते हैं, तो वो आपका अंतिम व्यवहार है। अब आप किसी और को अंतिम व्यवहार और प्रविष्ट व्यवहार समझा पाते हैं, तो ये आपका अंतिम व्यवहार है। अब आपको नॉलेज हो गया इस पॉइंट के बारे में, तो ये आपका अंतिम व्यवहार है। तो समझ गए होंगे, तो इसको जरूर लिखें। प्रवेश व्यवहार मतलब जिस रुचि के साथ, जिस नॉलेज के साथ आप किसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और अंतिम व्यवहार जब टॉपिक समाप्त हो जाता है, तो जो नॉलेज लेकर आप जाते हैं, आपको जो नई समझ मिलती है, आपके बाद आपके जो हाव भाव में परिवर्तन होता है नए नॉलेज के साथ, वो होता है आपका अंतिम व्यवहार। तो ये आप यहाँ पे समझ लेंगे, और ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। देखिए अच्छा है, बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, जैसा कि नाम भी है, अधिगम के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन होना, ट्रांसफर होने को इसको हम समझते हैं। अभी अपने आप समझ देखिए, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज गेन फ्रॉम कंप्लीटिंग वन टास्क टू हेल्प सॉल्व ए डिफरेंट बट रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसको समझेंगे। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है सीखने का स्थानांतरण। ये तब होता है, मान के चलिए, जब हम किसी एक कार्य को सीख लेते हैं और दूसरे कार्य को करने में यह जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसका उपयोग करने में हमें मदद मिलती है। देखिए बताता हूँ मैं आपको, अभी आप समझ लीजिए, जैसे कि अभी आप घर पे रहते हैं और आपको खाना नहीं आता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जैसे आपको भूख लगती है तो आप मैगी बनाना सीखते हैं। तो जब आप मैगी बनाने का एक अनुभव ले लेते हैं, आपको पता होता है कब नमक डालना है, कब पानी, माफ़ करिए इसमें तो कोई डालना नहीं होता, लेकिन फिर भी मैगी बनाने की जो प्रक्रिया आप समझते हैं कि भाई कितनी देर के बाद मैगी को उतार लेना है, आपको पानी कितना डालना है, ये सारा जब आप सीख लेते हैं, तो अब आपने एक कुकिंग की थोड़ी सी आइडिया तो ले ली। तो अब आप क्या करते हैं, अगली बार कुछ और चीज़ों में ट्राई करते हैं। आप कोई अच्छी सब्जी बनाने की कोशिश करते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, दाल पकाते हैं, चावल पकाते हैं, या रोटी, जो भी चीज़ें आप पकाते हैं। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा सीखा है, भोजन बनाना एक चीज़ सीखी। अब जब आप भोजन बनाना सीख लेते हैं, तो इसके बाद जो है आप, हो सकता है इस तरह का नॉलेज जो है और काम करने के लिए, घर के और जो काम है उसमें भी हाथ मतलब अपना साफ करते हैं और भी चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। एक और उदाहरण देता हूँ कि जो लोग जैसे कि साइकिल चलाना जानते हैं, जिन लोगों को साइकिल चलाने का कौशल आ गया है, तो वो लोग जो है आपकी मोटरसाइकिल भी आराम से चला सकते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने का कौशल जो है वो एक अलग फील्ड है, और बाइक चलाना अलग है, और कार चलाना अलग। तो जो लोग साइकिल चलाना सीख लेते हैं, उनका बैलेंस हो जाता है, उनको इतना पता हो जाता है कि भाई साइकिल में कैसे कंट्रोल करना है, किस तरह से साइड लेना है, किस तरह से गाड़ी को घुमाना है, ये सारे कौशल उन्होंने साइकिल के साथ सीखा है। अब यही जो नॉलेज है, अगर इसका इस्तेमाल वो बाइक चलाने में भी करते हैं और सफलतापूर्वक कर पाते हैं, तो ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। या फिर अगर इससे जो एक अनुभव लिया और आप ट्रक चलाना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है।
सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सीखना यानी सीखने का स्थानांतरण तब होता है जब एक कार्य का सीखना अथवा निष्पादन दूसरे कार्य के सीखने अथवा निष्पादन में लाभ या हानि पहुंचा। दोनों चीज़, आप सिर्फ फायदा पहुंचाने की बात नहीं, नुकसान पहुंचाना भी आपका क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। अब देखेंगे, मतलब ऐसा भी होता है ना, कई बार हम एक चीज़ को इतना अच्छे से सीख लेते हैं कि उससे संबंधित दूसरी चीज़ नहीं सीख पाते। उदाहरण के लिए हम लोग पूरे जीवन हिंदी भाषा बोल रहे हैं, है ना। अब बहुत बार हम लोग को बोला जाता है कि भाई हम लोग यूपी बिहार से हैं, या फिर देश के, अब साउथ इंडिया के लोग हैं, वो हिंदी नहीं बोल पाते क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हिंदी नहीं बोला है। सो जब उनको हिंदी बोलना होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो वहाँ एक लर्निंग जो है, अब उनका जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, आपको बाधित कर रही है। वहाँ पे ट्रांसफ़र निगेटिव है, हो ही नहीं रहा है। मतलब तो क्या हो रहा है कि वो भाषा नहीं बोल पा रहे। हम लोग फ्रेंच नहीं बोल पाएंगे, जर्मन या इंग्लिश बोलने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमने सीखा है बचपन से उसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है कि उसका लाभ हमें दूसरी भाषा को बोलने में भी मिले। तो वहाँ पे क्या है, आपको हानि पहुँच रही है हम लोग को। चलिए अब देखते हैं, उदाहरण के लिए एक अच्छा सा रिलेट डिस्कशन है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखने की एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले ज्ञान या कुशलता का चिंतन करके, मतलब सोच कर या अनुभव करके या और कार्य करने की आदतों को सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना साधारणतः प्रशिक्षण या स्थानांतरण कहलाता है। तो प्रशिक्षण भी कहेंगे, स्थानांतरण भी कहेंगे। मतलब कि एक जगह जो सीख रहे हैं उसका उपयोग अगर हम दूसरे क्षेत्र में भी कर पा रहे हैं तो ये क्या है, आपका एक तरह से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। अब ये आपके कई 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। उदाहरण के देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति जो मोपेड चलाना जानता है वो आसानी से स्कूटर भी चलाना सीख सकता है। तो आप समझ गए, ये आपका है। इसके प्रकार भी बता देता हूँ ताकि आपके शॉर्ट में भी अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका रेडी हो जाए। देखिए 3 प्रकार के होते हैं आपके, उदाहरण समझा देता हूँ। एक होता है धनात्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र। दूसरा होता है ऋणात्मक, जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र। और तीसरा होता है शून्य ट्रांसफ़र, जिसे बोलते हैं जीरो ट्रांसफ़र। अब धनात्मक आपको मैं समझाता हूँ। धनात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है, जैसे कि जो आदमी स्कूटी चलाना जानता है वो आपका कार माफ़ करिएगा, जो साइकिल चलाना जानता है वो आपका स्कूटी भी चला सकता है, बाइक भी चला सकता है। तो ये पॉजिटिव हुआ, यानी कि एक क्षेत्र में जो आपका ज्ञान और अनुभव है सीखने का, अगर वो दूसरे क्षेत्र में आपको मदद कर रहा है सीखने में, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लेकिन जब एक क्षेत्र का ज्ञान आपको दूसरे क्षेत्र में काम करने से आपको रोकता है, मतलब अब देखिए भाई, भाषा को ही समझिएगा आप, क्योंकि आपका ज्ञान जो है हिंदी भाषा में या आपकी जो भी मातृभाषा हो, जैसे कि तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या कोई भी बंगाली, कुछ भी भाषा अगर हम लोग बोलते हैं, उसका ज्ञान हमारा इतना अच्छा हो जाता है कि ये हमको रोकता है दूसरी भाषाओं को सीखने में। आप समझ नहीं पाते हैं, मतलब हम दूसरी भाषाओं के व्याकरण या उच्चारण को सीख ही नहीं पाते हैं। तो ये क्या होता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र, यानी कि नकारात्मक ट्रांसफ़र। सो अगर हमारा ज्ञान जो है दूसरे क्षेत्र में नहीं, मतलब हमारा ज्ञान जो है एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में सीखने में अगर मदद नहीं कर रहा है, हमें उसकी वजह से कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो ये क्या होगा, आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परेशानी करता, मतलब कि अगर हम अपना ज्ञान एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव ट्रांसफ़र होगा। मान के चलिए अगर आप स्कूटर चलाना जानते हैं और आपको पायलट बना दिया जाए या आपको जो है एरोप्लेन उड़ाने के लिए कह दिया जाए, तो ये क्या होगा, आप संभव नहीं, क्योंकि आप बाइक और एरोप्लेन दोनों अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ जो बाइक चलाने का आपका अनुभव था वो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, आपका जो नॉलेज था वो आपको पायलट के रूप में काम करने में मदद नहीं कर पाएगा। तो ये क्या होगा, आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होगा, या फिर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। शून्य मतलब कि एक क्षेत्र का अगर दूसरे क्षेत्र पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, मतलब कि आप खाना बनाना जानते हैं और आप पढ़ने में अच्छे हैं, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो अगर 2 क्षेत्र का आपस में कोई संबंध नहीं है, एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र को दूर दूर तक कहीं प्रभावित ही नहीं करता, तो ये क्या होता है, जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आप इससे भी कुछ बेहतर उदाहरण लिख सकते हैं, मैं तो साधारण जो भी दिमाग में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु प्रोपाउंडेड कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। तो पावलोव ने, पीवी पावलोव ने जो है कंडीशन जो आपका है, माफ़ करेगा यहाँ पे गड़बड़ है क्या, देख लेता हूँ मैं। और रिस्पोंडेंट, ये थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, कंडीशन रिस्पॉन्स तो शायद इनका नहीं है, ये आप कंफर्म कर लेंगे दोस्तों। थोड़ा सा ये क्वेश्चन के लिए मेरे को डाउट है, तो आप प्लीज़ इसको कंफर्म करिएगा, क्योंकि कंडीशन ऑपरेंट कंडीशनिंग तो हमारा वहाँ पे हो गया स्किनर का। सो ठीक है, ये ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है और यहाँ पे
क्लासिकल कंडीशनिंग आपका या कंडीशनिंग, ठीक है, ऑल्सो नोन एज पैवलोवियन रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे किसने आपको दिया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का प्रतिपादन। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आप गलत ही पढ़ लीजिएगा। सो मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, सो शायद लिखने में मुझे डाउट हो रहा है, बट मुझे अभी श्योर भी हो रहा है। सो ठीक है, देखिए उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था आपके स्किनर ने, तो पीवी पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग तो श्योर है, मैं कंडीशनड रिस्पॉन्स में थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट ये ठीक है। सो पीवी पावलोव ये क्या है, आपके रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं आपके। तो ये याद रखिएगा इन्होंने क्या कहा था, चलिए पढ़ तो लेते हैं, इनके सिद्धांत को तो समझ ही रहे, नाम आप चेक कर लीजिएगा। इट मीन्स व्हेन टू स्टिमुलाई आर लिंक टुगेदर टू प्रोड्यूस ए न्यू लर्निंग। अब इसके अनुसार जो पावलोव ने कहा था, इन्होंने कुत्ते के ऊपर एक प्रयोग किया था। उसमें क्या किया था, एक पिंजरे में कुत्ते को बांध दिया था, और कुछ ऐसा पिंजरा था जिसके अंदर जो है भोजन की ऐसी व्यवस्था थी कि भोजन आते ही कुत्ता जो है लार टपकाना शुरू कर देता। उस लार को कलेक्ट करने के लिए, जमा करने के लिए पावलोव जो है उन्होंने जो एक छोटी सर्जरी कर दी थी, जिससे कि उसकी जो लार की ग्रंथि होती है ना, आपका सैलिवा का जो ग्लैंड होता है, उससे उन्होंने एक ट्यूब बांध दिया था। तो उन्होंने क्या किया शुरू में कि जब वो खाना लेकर आते थे तो देखते थे कि कुत्ते के लार आना शुरू हो जाता था और वो कलेक्ट होने लगता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़े दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि लार मतलब भोजन लाने के साथ साथ वो एक घंटी भी बजाते थे। तो शुरुआत में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कुत्ते ने, लेकिन 4-5 बार के बाद कुत्ता ये समझ गया कि जब घंटी बजती है तो भोजन भी मिलता है। तो उसने क्या अपने आप को धीरे धीरे कंडीशन कर, अपने आप को तैयार कर लिया कि जब घंटी बजेगी मतलब भाई भोजन मिलने वाला है। सो धीरे धीरे कुत्ते की कंडीशनिंग होने लगी घंटी के साथ में। प्राकृतिक रूप से क्या होता है, भोजन देखेंगे लाट आपकी मुंह में आई जाती है, हमारे भी होता है, लेकिन कुत्ते के जैसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग को भी इस भोजन को देख के मन में अच्छा अच्छा भावना आने लगता है कि चलो अब खाना है। सो ऐसे कुत्ते को भी होता है, लेकिन भोजन को देख के जो कि प्राकृतिक है, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, मतलब इसके लिए हमने कोई कंडीशनिंग नहीं की, कोई मतलब तैयारी नहीं की, ये तो प्राकृतिक रूप से हो रहा है। तो भोजन क्या है, अनकंडीशन आपका स्टिमुलाई है, मतलब उत्तेजक है, उद्दीपक है, जिसे देखकर आपको मुंह में पानी आ रहा है या कुत्ते को आ रहा है। और कुत्ते का जो व्यवहार है ये आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो ये प्राकृतिक रिस्पॉन्स है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स भी। लेकिन जब घंटी बजाने के साथ साथ भोजन दिया जाने लगा तो 4-5-6 दिन के बाद कुत्ते ने ये समझ लिया कि घंटी के साथ भोजन भी आता। तो कई बार घंटी बजते ही वो शुरू हो जाता था लार टपकाना। सो इन्होंने जो है पावलोव ने इस बात को समझ लिया कि भाई कुत्ते का जो घंटी बजाने के साथ भोजन के साथ जो संबंध था, अब वो घंटी के साथ भी वही संबंध स्थापित हो गया। तो दो स्टिमुलाई, एक प्राकृतिक है, प्राकृतिक कौन सा है, भोजन, लेकिन अप्राकृतिक कौन सा है, घंटी। तो घंटी के साथ में वैसे कुत्ते के लार टपकाने का कोई संबंध नहीं था, लेकिन क्योंकि साथ ही साथ दोनों ही चीज़ें दी जाने लगी, लगातार दी जाने लगी, तो पावलोव ने ये अपने कुत्ते को इस तरह से कंडीशन कर दिया कि अब अगली बार जब घंटी ही बजा दी जाती, भोजन नहीं भी होता दूर दूर तक, तब भी कुत्ता लार टपकाने लगता। और इस प्रकार क्या हुआ, कुत्ते की कंडीशनिंग हो गई। कुत्ता जो है अब घंटी के साथ, जो कि अप्राकृतिक उत्तेजक है, उद्दीपक है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हम लोग क्या, कंडीशनड रेस्पॉन्स। तो ये अब क्या हुआ, कुत्ते का कंडीशनिंग हो गई, कंडीशन। अब उसके घंटी के कारण जो कुत्ता लार टपकाना शुरू कर रहा है, ये क्या हो गया, उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। जबकि भोजन के प्रति जो उसका रिस्पॉन्स था वो क्या था, अनकंडीशन, मतलब उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं करी थी, ये तो प्राकृतिक है। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। भोजन क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलाई था। लेकिन घंटी क्या है, कंडीशन स्टिमुलाई, क्योंकि वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स करने मतलब कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए वो क्या होता है, कंडीशनड स्टिमुलाई। कंडीशनड आपका मतलब प्रसूत, हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत आपका वो एक उत्तेजक है। तो जो उसके प्रकार में, उसके परिणाम में, उसके जो उसके जवाब में कुत्ते का व्यवहार होता है, वो रिस्पॉन्स जो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कंडीशन रिस्पॉन्स। तो इस प्रक्रिया में आप समझ गए होंगे। आप इसको, आप यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट भी बता ही दिया है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। भले ही हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वेरी शॉर्ट कर रहे हैं, बट मैं चीज़ें आपको बताता ही चल रहा हूँ। सो पीवी पावलोव का अगर कुत्ते का सिद्धांत आ जाए तो भी आप बना लीजिएगा और लिख तो दीजिएगा कि भाई पिंजरे में था, भोजन रखते थे, लार टपकाना। तो इस पूरी प्रक्रिया से, जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इससे पावलोव ने यह समझा कि व्यक्ति को अगर एक प्राकृतिक जो उत्तेजक है उसके साथ, या उद्दीपक है यानी कि जो स्टिमुलाई हम बोलते हैं, नेचुरल स्टिमुलाई के साथ अगर कोई दूसरा अप्राकृतिक स्टिमुलाई, अप्राकृतिक रूप से मतलब कि आर्टिफिशियल या कोई दूसरी चीज़ भी अगर हम लोग देने लगे, लगातार दिया जाने लगता है, तो व्यक्ति उसके साथ में जो है
जो अप्राकृतिक चीज़ है, अप्राकृतिक रूप से जो उत्तेजक है, उसके साथ भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। उदाहरण के लिए एक छोटा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि कुत्ते ही होते हैं। जब तक कुत्ता किसी को काटता नहीं है, लोग उससे डरते नहीं, सब करते हैं। लेकिन जब वही कुत्ता काटने लगता है तो लोग समझने लगते हैं कि यार ये कुत्ता जो है ना काट सकता है। तो अगली बार से क्या होगा, जो कुत्ते को देखकर लोग रास्ता नहीं बदलते थे, उनकी कंडीशनिंग हो जाएगी डर के मारे कि कुत्ता दिखा नहीं मतलब रास्ता बदल दो। तो एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि पहले जिस चीज़ के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, अब उस चीज़ को देखकर हमने धीरे धीरे समझ लिया कि कुत्ता जो है हमें काट भी सकता है। सो एक कंडीशनिंग हो गई, हमारे डर के कंडीशनिंग हो गई। तो आप बहुत सारे अच्छे एग्जांपल ले लीजिए, मैं तो शायद एक इतना अच्छा एग्जांपल बताया नहीं आपको, बट आप बेटर एग्जांपल लीजिए। सो ये खैर क्वेश्चन हो गया हो प्रोपाउंडेड कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। इसी तरह आता हो प्रोपाउंडेड ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो थॉर्नडिक ने दिया था, याद रखिएगा, थॉर्नडिक दिया था ट्रायल एंड एरर। उन्होंने क्या किया था, चूहे वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था। सो उसमें ट्रायल एरर करता है चूहा और फिर बाहर निकल पाता है। तो आप देखेंगे हम लोग, खैर चलिए। ट्रायल एरर आपका थॉर्नडिक ने दिया था। अब आते ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी क्या है, यानी कि स्मृति क्या है। अब देखते हैं आपकी मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है, समझते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखेंगे, पढ़ लेते हैं। देखिए, मेमोरी का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्ट मैटर, एक्शन स्टोर्ड इन अनकॉन्शियस माइंड एंड ब्रिंगिंग देम टू द कॉन्शियस माइंड व्हेन इट इज नीडेड, देन इट इज कॉल्ड एज मेमोरी। अब इसको समझ लेते हैं। अनुभव, विषय वस्तु, क्रिया को अचेतन मन में रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहा जाता है। देखिए, आप इसको और साधारण शब्दों में समझते हैं। अनुभव का मतलब क्या होता है, माफ़ करिएगा, स्मृति का मतलब होता है कि जो भी हमने पहले सीखा है, जो हमने अनुभव किया, जो हमारा नॉलेज है, जब ज़रूरत पड़े तो मतलब उसको हम अपने दिमाग में स्टोर करें। यानी बहुत सारी चीज़ें आसपास देखते हैं हम लोग, तो उन सारी जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं उनको हम अपने दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं। तो दिमाग जो है हमारा, वो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसको हम अचेतन मन, जिसे बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड, उसमें ना जो भी चीज़ें हमारे काम की होती हैं उसको स्टोर कर लेता है। और जब ये स्टोर डेटा होता है, जब आवश्यकता पड़ती है, मान के चलिए कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है आपके सामने, या कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ जो चीज़ें आपने देखी हैं उसका आपको अब इस्तेमाल करना है, तो जब उसको हम वापस से याद करते हैं, मतलब जो चेतन मन होता है, यानी कि जिसका हम लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि अभी हम बात करें तो हम अपने चेतन मन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो उसमें जब हम अपनी पुरानी स्मृतियों को, पुरानी यादों को, पुरानी अनुभवों को जब वापस लाने की प्रक्रिया जो होती है, यही आपकी क्या कहलाती है, मेमोरी या स्मृति कहलाती है। तो आप समझिए, जैसे कि आप मान लीजिए आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप याद करते हैं यार यहाँ पर तो ये एक दुकान हुआ करती थी, अच्छे रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो आप अपनी स्मृति से याद कर रहे हैं, उस अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में याद कर रहे हैं, अपना अनुभव याद कर रहे हैं कि अच्छा भोजन मिलता था और इसी लोकेशन पे होता था। तो जब आप इस तरह की प्रक्रिया करते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, स्मृति। अब वुडवर्थ के हिसाब भी आप देख सकते हैं, वुडवर्थ ने कहा स्मृति सीखी हुई वस्तु को सीधा उपयोग है। मतलब जो चीज़ आपने सीखी अगर आप उसका उपयोग कर पा रहे तो मतलब ये आपकी स्मृति को दर्शाता है। मैकडोगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य है कि अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीतकालीन अनुभव ही है। सो मतलब कि अतीत की घटना को याद कर रहे हैं और ये भी पहचान पाना कि ये अतीत की ही घटना है, ये आपका क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। मतलब इन्होंने अलग अलग शब्दों में कहा, आप समझ गए होंगे ना कि पुरानी चीज़ें, अनुभवों को जब आवश्यकता अनुसार हम याद कर पाएँ, ज़रूरत पड़ने पे याद कर पाएँ। उदाहरण के लिए आप पूरे साल परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, और जब परीक्षा में यही क्वेश्चन आ जाएगा और अगर आप ये लिख देते हैं तो मतलब क्या है, वो आपकी स्मृति है। आप अपनी स्मृति में उस चीज़ को ला पा रहे हैं। स्मृति मतलब पहले सीखी गई चीज़ों को आवश्यकता अनुसार जब हम वापस से याद कर पाते हैं, ये क्षमता आपकी स्मृति कहलाती है, ये प्रक्रिया आपकी स्मृति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन आएगा और आपको पूछा जाएगा। सो संवेगात्मक बुद्धि क्या है, इसे हम लोग भावात्मक बुद्धि भी कहते हैं। संवेग का मतलब होता है इमोशंस। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे EI भी कहते हैं, इज द एबिलिटी टू परसीव। चलो हिंदी वाले साइड से करते हैं, फटाफट स्टार्ट भी करते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, स्वयं की एवं दूसरे की भावनाओं अथवा दूसरे के संवेगों, मतलब उनकी भावनाओं को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। मतलब कि अगर हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरे को समझा पाते हैं, या अपनी भावनाओं को सही प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं जिससे कि सकारात्मक प्रभाव पड़े, तो ये जो चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ अगर हमें हमारे अपने अनुभवों के ऊपर, हमारे अपनी भावनाओं के ऊपर अगर हमारा नियंत्रण है, तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी संवेगात्मक भावात्मक बुद्धि।
ठीक है, इसी हम लोग इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि मतलब अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल कर पाना, दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमता, अपनी भावनाओं को सही प्रकार से व्यक्त कर पाना, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी क्या बोलती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावात्मक बुद्धि। तो आप जरूर लिख दें। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अपनी और दूसरों की भावनाओं की पहचान करने की क्षमता, अलग अलग भावनाओं के बीच भेद करना और उन्हें उचित रूप से लेबल करना। लेबल करने का मतलब कि गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, स्नेह, इन सारी चीज़ों के बीच में हमें अगर हम अंतर कर पाने में सक्षम हैं, दूसरे के अंदर भी इन भावनाओं को हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक से उनको समझा पाते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे अंदर भावात्मक बुद्धि की मतलब पहचान है। सोच और व्यवहार मार्गदर्शन करने के लिए भावात्मक जानकारी का उपयोग संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। तो आप समझ गए कि मतलब व्यवहार करने में, किसी चीज़ को मार्गदर्शन करने में, और जैसे आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप गुस्सा नहीं कर रहे, तो ये आपका नियंत्रण करने की क्षमता, यानी ये भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। सो ये आपकी क्षमताएं होती हैं अलग अलग, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, संवेगात्मक बुद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, समय कम है तो बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं। डिफाइन क्रिएटिविटी, सृजनशीलता को परिभाषित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लें। यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकता है। इसके साथ में आपसे पूछ लेगा कि क्रिएटिव चाइल्ड यानी कि सृजनशील बालकों की परिभाषा बताइए। तो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। और अभी हम लोग जब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कस करेंगे। सृजनशीलता को परिभाषित कीजिए। देखिए सृजनशीलता मतलब क्रिएटिविटी डिफाइंड एज द टेंडेंसी टू जनरेट और रिकॉग्नाइज आइडिया, अल्टरनेटिव और पॉसिबिलिटी दैट मे बी यूजफुल इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, कम्युनिकेटिंग विथ अदर्स एंड एंटरटेनिंग आवर सेल्फ एंड अदर्स। तो चलिए इसको समझते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए रचनात्मकता को उन विचारों, विकल्पों या संभावनाओं को उत्पन्न करने या पहचानने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं जो कि समस्या को सुलझाने में, रचनात्मकता का मतलब क्या है कि समस्या सुलझाने में हमें मदद करता है, दूसरे के साथ संवाद करने मतलब दूसरे के साथ में अच्छे तरीके से संवाद करने में, और स्वयं और दूसरों को मनोरंजन करने में उपयोग। अब ये एंटरटेन करना मतलब मनोरंजन नहीं है, ट्रांसलेट करने में हो गया है। एंटरटेन करने का मतलब होता है कि अपनी बात दूसरे के तक पहुंचा पाना, दूसरे के बाद खुद को सही प्रकार से समझ पाने की जो क्षमता होती है, ये जो आपकी क्या कहलाएगी, आपकी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, सृजनशीलता की वजह से कुछ नया, कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि थोड़ा अद्भुत है, थोड़ा नया है, या वर्तमान में ही किसी ऐसी चीज़ के बारे में हम लोग काम करते हैं, या ऐसा विचार पैदा करते हैं, या ऐसा काम करते हैं जिससे कि कुछ उपयोगी हम बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सृजनशीलता होता है तो एक सिंपल सी बिल्डिंग को कोई एक आर्किटेक्ट जो होता है उसके बारे में सोचकर इतना खूबसूरत रूप दे देता है जिसके बारे में पहले लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा, वही बिल्डिंग आपकी एक अद्भुत रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या है, उस व्यक्ति की सृजनशीलता है। एक प्रकार से इस तरह से कलाकार होता है जो किसी मूर्ति को रूप देता है, उसे इतना अलग तरीके से रूप दे देता है। या आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके से पेंटिंग होती है, म्यूजिक होता है, तो ये क्या होती है, सृजनशीलता होती है। जब एक ही काम को थोड़ा दूसरे और बहुत बेहतर तरीके से कर दिया जाए तो ये सृजनशीलता होती है। चलिए अब देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये हम लोग को तो पहले से पता है, माफ़ करिएगा यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा है तो इसको छोड़ दिया हम लोगों ने, आप कर ही सकते हैं इसको। मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, यहाँ पे कल्पना का अर्थ क्या है। देखिए आपका लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी, और यहाँ पर हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखिएगा। मैंने आपको परिभाषा इसलिए लिखेंगे अगर ये शॉर्ट में आ जाए तो आप यहाँ इसको भी लिख सकते हैं। सो आपको फिलहाल यहाँ से सिर्फ पूछा गया है कि मीनिंग ऑफ इमेजिनेशन, तो आप इतना ही लिखें, या यहाँ से एक कोई परिभाषा भी ले लें। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सो देखेंगे कि जब हमारे सामने कोई उद्दीपक स्थित नहीं है होता है तो हम उसके प्रति जो विचार अपने मन में करते हैं उसे हम कल्पना कहते हैं। आप समझिएगा यहाँ पे देखिए कि हमारे सामने कोई चीज़ भी नहीं है और अगर हम उसके बारे में सोच लेते हैं, मान के चलिए हम अभी सोच लें यार अभी मैं बैठा हूँ और मेरे सामने बहुत ही बढ़िया टेस्टी भोजन आ जाए, बढ़िया मीठा खाने को रसगुल्ला आ जाए, या फिर ऐसा कुछ आ जाए जो सामने नहीं, हम जिसके बारे में आप जिस चीज़ पसंद करते हैं उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं जो हमारे सामने है भी नहीं, सोच रहे हैं, तो इस छोटी सी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कल्पना कहते हैं। लेकिन ये छोटी सी प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। तो कल्पना में हम क्या करते हैं, देखिए कल्पना में हम अपने पुराने अनुभवों के नींव के आधार पर नई इमारतें खड़ी करते हैं। अब यहाँ पे सही में कोई इमारत खड़ी नहीं करते, एक्चुअली हम नई नई चीज़ें सोच लेते हैं। यहाँ नई इमारत देश और काल से परे होती है, और ये जो नई इमारत हम बनाते हैं ना, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे कि यहीं बैठे बैठे अभी आप सोच रहे होंगे कि जब युद्ध होगा ना
तो मैं अपने जो भी मेरे दुश्मन मुल्क होंगे वहाँ पे जाके गोलाबारी कर दूंगा। क्या ये संभव है? आप जा सकते नहीं जा सकते, लेकिन आप यहीं से सोच लेते हैं ऐसी चीज़ें। या फिर आप ऐसा सोच लेते हैं कि यार कल परीक्षा होगी ना, मैं सारे क्वेश्चन आधे घंटे में ही कर लूँगा। तो अभी परीक्षा तो हुई नहीं है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर भी नहीं, लेकिन आप अगर परीक्षा के बारे में सोच पा रहे हैं, उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सोच पा रहे हैं। अब कैसे सोच पा रहे हैं? क्योंकि पहले आपका परीक्षा केंद्र का, एग्जामिनेशन हॉल का, क्वेश्चन पेपर का आपके पास अनुभव है, आपने उसको देखा है, समझा है, पढ़ा है। तो उस आधार पर, पुरानी जो यादें हैं उसके आधार पर आप नई इमारत क्या खड़ी कर रहे हैं कि कल परीक्षा जब होगी या आज जो परीक्षा होने वाली है इसमें आप जो है पूरा जाके धूम मचा देंगे, यानी कि बहुत ही अच्छा कर देंगे। तो ये जो नई नई चीज़ें हम सोच लेते हैं, और अभी देखिए इसकी सीमा भी, आप घर में बैठे बैठे अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच गए। सो ये क्या है आपका? ये आप सिर्फ कल्पना में ही कर सकते, वास्तविकता में नहीं कर सकते। और जो कल्पना है ये आपको ये क्षमता देती है। कल्पना कई बार आपको ये अच्छे अनुभव कराती है, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मैकडोगल का भी एक हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि मैकडोगल के अनुसार कल्पना जो है, हम कल्पना या कल्पना करने की उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में कर सकते हैं। ठीक है। डॉम्बेल के अनुसार भी लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो जो भी आपको डेफिनेशन है रायबर्न का, वह शक्ति जिसके द्वारा हम, देखिए यहाँ पे, वह शक्ति जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं का एक नए प्रकार से प्रयोग करते हैं, यह आपको अपने पिछले अनुभव को किसी एक ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। तो आप समझ पाए, मतलब ऐसी चीज़ें जो है भी नहीं या हुआ ही नहीं, हम उसके बारे में भी सोच लेते हैं। तो यही क्या है? हमारी कल्पना है। आखिरी प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, गिव एनी टू मेन कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। देखिए फॉरगेटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा आपका कारण हो सकता है। पहले हम लोग समझते हैं फॉरगेटिंग क्या है। देखिए विस्मृति का अर्थ है किसी अवसर पर प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव को याद करने या उसे याद कर पाने में, कुछ समय पहले सीखे गए किसी चीज़ को याद करने पाने में अगर हम असफल हो जाते हैं तो यही हमारी विस्मृति कहलाती है, यानी फॉरगेटिंग कहलाती है। तो मतलब ये कि कोई चीज़ हमने सीखा है, कोई कुछ अनुभव किया है, कोई नॉलेज लिया हमने, और अगर हम उसे वापस याद नहीं कर पाते, जैसे नहीं बोलते यार यार मैंने वो चीज़ पढ़ी तो है लेकिन अभी याद नहीं आ रही। तो जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, मतलब आपके अंदर क्या हो रही है? विस्मृति हो रही है, फॉरगेटिंग हो रही है। चीज़ें अगर सीखी हैं और याद नहीं आ रही हैं, मतलब कि फॉरगेटिंग हो रही है। स्मृति में नहीं आ रही, मतलब विस्मृति हो रही है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें हम लोगों ने अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी में को स्टोर किया था, वो हमारी अभी जो कैश मेमोरी होती है, यानी कि तत्कालिक मेमोरी होती है, वहाँ पर आ नहीं पाती है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी विस्मृति कहलाएगी। आप समझ गए होंगे, विस्मृति की क्रिया द्वारा हम अपने दुख देने वाले अनुभव को विस्मृति से, अब इसमें अंदर बहुत सारे कारण होते हैं, देखिए हम अभी समझेंगे इसको। विस्मृति का सबसे पहला कारण होता है क्षय, यानी कि कई बार क्या होता है जब हम नई जानकारी लेते हैं ना, तो उससे हमारी जो पुरानी जानकारी तो वो थोड़ी सी टूटती चली जाती है, वो खराब होती चली जाती है, वो बिखरती चली जाती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब आप विज्ञान में पढ़ते हैं या कोई नया चीज़ पढ़ते हैं, तो उससे पहले जो भी चीज़ें पढ़ी हैं ना, क्योंकि आप अब उसका इस्तेमाल नहीं करें, तो धीरे धीरे जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं वो क्या होती है? खराब होने लगती है। एक बिल्डिंग है, इसका इस्तेमाल नहीं होता, धीरे धीरे क्या होता है? खराब हो जाता है। पढ़े पढ़े कोई भी चीज़ खराब हो जाए। इसी तरह से अगर आपके दिमाग में कोई नॉलेज है, कोई जानकारी, कोई अनुभव है, और अगर आप उसका अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या होगी? क्षय हो जाएगी, डिके हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, और उन्हें पुनः प्राप्त करें, याद करने में हमें समस्या होगी, और धीरे धीरे वो पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो बचपन में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, क्या अभी आपको याद है? नहीं याद है ना, क्योंकि आपने उसका रिविज़न नहीं किया, आपके जीवन में उसका उपयोग नहीं था, तो धीरे धीरे वो आप भूल गए। ये ज़रूरी भी है, आवश्यक भी है कि कुछ चीज़ें हम धीरे धीरे भूलें भी, बट यही प्रक्रिया है कि जिनका इस्तेमाल नहीं होता वो चीज़ें धीरे धीरे क्षय हो जाती हैं, डिके हो जाती है, और हम उन्हें अंततः भूल जाते हैं। देखिए इसके प्रकार दूसरा होता है इंटरफियरेंस। अब ये समझिएगा, बड़ा अच्छा है। इंटरफियरेंस का मतलब कि जो आप बोले ना कि डिस्टर्बेंस, आप समझे साधारण शब्द। इंटरफियरेंस का मतलब होता है कि हस्तक्षेप, या फिर एक तरह से आप समझें डिस्टर्बेंस। दो तरह के हस्तक्षेप हो सकते हैं आपके याद करने की प्रक्रिया में या फिर स्मृति में लाने की। सक्रिय हस्तक्षेप तब होता है जब कोई पुरानी स्मृति नई स्मृति को याद रखने में याद रखना अधिक कठिन या असंभव बना देती है। देखिए सक्रिय हस्तक्षेप ये हो गया आपका, है ना। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन एन ओल्ड मेमोरी मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर ए न्यू थिंग। मतलब कि जो पहले हमने कोई चीज़ पढ़ी है ना, या फिर अब जो इसमें समझिएगा कि अब जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी है वो कोई नई चीज़ को हमें याद करने या सीखने में ही मदद नहीं करनी। जैसे कि भाषा है, जैसे भाषा का उदाहरण दिया था हमने। अब हम अपनी मातृभाषा को इतनी जटिलता के साथ, इतनी मजबूती के साथ जानते हैं कि नई चीज़ सीखने में
हमें बड़ी ही मुश्किल होती है। जैसे कि कोई भाषा इंग्लिश हो, फ्रेंच हो या दूसरी कोई भाषा अगर हम सीखने का प्रयास करें तो वो सीखना मुश्किल होता है। ये सक्रिय हस्तक्षेप है। अब होगा रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, जिसे पूर्वव्यापी हस्तक्षेप कहते हैं। इसके अंदर जब नई जानकारी पहले सीखी गई जानकारी को याद रखने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है। सो ये आपका क्या करता है, व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इंटरफियर्स विथ योर एबिलिटी टू रिमेंबर योर प्रीवियसली लर्न इन्फॉर्मेशन। देखिए पहले वाला था प्रोएक्टिव यानी कि सक्रिय हस्तक्षेप। इसमें क्या था, पुरानी जो चीज़ें सीखी हैं, वो पुराने जो हमारे अनुभव हैं वो नई चीज़ों को सीखने में हमें मतलब कठिनाई पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब जो आपका पूर्व रेट्रोएक्टिव होता है आपका हस्तक्षेप, यानी कि जो विस्मृति का कारण है, इंटरफेरेंस का, ये क्या करता है कि जो नई चीज़ें सीख रहे हैं, अब नया जो नॉलेज है ना, वो हमारी पुरानी नॉलेज को इतना पीछे दबा देता है, इतना पीछे छोड़ देता है कि अब हम वो नई पुरानी सीखी चीज़ों को वापस से याद ही नहीं कर पाते। तो एक दूसरे का अपोजिट है। एक में पुराना नॉलेज जो है नए को नहीं आने दे रहा है, जो कि आपका क्या कहलाता है, सक्रिय हस्तक्षेप। और पूर्वव्यापी हस्तक्षेप यानी कि रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि नया जो भी आपने सीखा है वो क्या करता है, इतना प्रबल, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पहले जो चीज़ें सीखी उसको आप याद नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें प्रेरित है। विस्मृति भी ऐसे भी चीज़ें होती है हम जानबूझ के करते हैं। जैसे कि आपको किसी चीज़ को, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, आपको किसी ने डांट दिया, या आपका किसी परीक्षा में आपने अच्छा नहीं किया है, या जैसे कि बहुत सारे एक आध दोस्त हैं जिनके पिछला पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा, तो आप उसे याद नहीं करना चाहिए। तो जब हम कई बार चीज़ों को जानबूझकर भूलना चाहते हैं, ये भी आपका विस्मृति का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे किसी के साथ आपकी झगड़ा हो जाए, किसी के साथ में आपका भाई प्रेम प्रसंग था वो खराब हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए, या कोई पुराना अनुभव, कोई एक्सीडेंट, कोई चोट, तो आप उसे याद नहीं करना चाहते। तो जब जानबूझकर हम किसी चीज़ को भूलने की प्रयास करते हैं तो ये होता है हमारा प्रेरित विस्मृति, जानबूझकर भूलना भी। चलिए ये सारा हमने कंप्लीट किया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो प्लीज़ इसे कर लें। इसके बाद अभी हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे स्किनर की थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें भी अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे से इसको कर भी पाएँ। तो चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर यानी कि व्यवहार परक उद्देश्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को देखते हैं और पावलोव को देखेंगे। तो जितना हो पाएगा मैं अभी कर रहा हूँ और आप भी जरूर इन टॉपिक्स को तैयार कर लें। और मैं अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सामने रखूँगा और उनके हिसाब से हम लोग उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, आप इनको भी तैयार करते रहें।